सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो हमारा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए हम कर रहे हैं। इसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। लेक्चर नंबर आज हम 11 को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने देख ली हैं। अभी कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसलिए आप प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ट हो सके। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा। प्लीज़ 8 से 10 मिनट का समय जरूर लिया करें क्वेश्चन को ट्राई करने के, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट मैं कुछ नहीं बताने वाला, सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका ढंग अलग है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। बोल रहे टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन इफ अ प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंस ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश फ्रॉम द ओरिजिन शो दैट। ये जो दे रखा आपको, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस का मतलब क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। देखो इधर फटाफट से, जैसे ना मैं 2D में पहले बातचीत कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा प्लीज़ यहाँ जल्दी जल्दी से। एक्स वाई है, लेट से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये दो तरह के सिस्टम ऑफ मैंने बना दिए, एक एक्स डैश एक वाई डैश, दो सिस्टम बना दिए मैंने रेक्टेंगुलर एक्सिस में। अब जैसे ना मान लेते एक बात को समझना प्लीज़ थोड़ा सा, जैसे ये ओ था तो इसे थोड़ी देर के लिए ओ डैश टाइप का मैंने ऐसे कह दिया। दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है इसका कि अगर ये 1 है, ये 2 है, और लेट से ये 3 है, ये 4 है, ये इस तरीके से 5 है ये पॉइंट। इसी तरीके से मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, और एक सेकेंड, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे ये वाला 1 है और ये वाला यहाँ पे कहीं पे 2 है जो इसको ऐसे मीट कर रहा है, ये इसको मीट कर रहा है, फिर ये उसके बाद 3 है, ये इसके बाद 4 टाइप का है। अब अगर कोई मेरे से कहे कि आप मुझे बता सकते हो क्या कि यार 4,3 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मैं बोलूँगा 4,3 है। 4,3 कैसे? मैंने कहा 4 डिस्टेंस, 4 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 4 हो गया, ये 4, और इसके बाद ऊपर पे हम जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 4,3 मुझे समझ में आ गया कैसे हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश वाई डैश के लिए बात करूं तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ये नहीं है, उसके लिए कोऑर्डिनेट का नाम कुछ और है। वो कहेगा कि यार यहाँ से यहाँ गया एक डिस्टेंस, यहाँ से आ गया 2 डिस्टेंस, यहाँ से आ गया 3 डिस्टेंस, यहाँ से आ गया 1 डिस्टेंस, यहाँ से आ गया उसके बाद 2 डिस्टेंस। उसके लिए यही पॉइंट 1,1 है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये हमने बात किया था एक्स वाई फ्रेम रेफरेंस के लिए, हमने बात किया एक्स डैश वाई डैश फ्रेम रेफरेंस के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरह से हमारे पास 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस पे आप देखोगे तो ओरिजिन भी दोनों का अलग अलग है। इसका ओरिजिन यानी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो जो ये नीचे वाला, जैसे अगर आप देखोगे कि जहां पर ये वाले का 3,2 होता है वहां पर उसका ओरिजिन होता है, यानी जहां पर एक्स वाई प्लेन का 3,2 होता है वहां पर एक्स डैश वाई डैश प्लेन का ओरिजिन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम एक हल्की फुल्की के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। वो अपना टास्क नहीं है फिलहाल। मैं समझ रहा हूँ कि अगर इतना समझ गए तो वो समझ जाओगे आप। इसीलिए आप समझ गए कि हाँ क्या फ़र्क होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओरिजिन वगैरह बदल जाते हैं, पोजीशंस बदल जाती है, उनके नामकरण का तरीका बदल जाता है, बस और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या है ना कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, ऐसे ही दो सिस्टम है, हैव द सेम ओरिजिन, लेकिन ये 3D में बात हो रही है। हैव द सेम ओरिजिन, ये इसने एक इंपॉर्टेंट बात बोल दी। इफ अ प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंस दिस एंड दिस इफ द ओरिजिन शो दैट। ये बताओ। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ इस बार ये बोला गया कि इस बार ओरिजिन दोनों का सेम है। तो आप जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम हो रहा है कि 3D में बात कर रहे हैं पहले तो हम। तो जैसे मैंने मान लेता हूं कि ये, एक सेकेंड प्लीज, ये अगर मैं कहता हूं कि 3D में जब ये बातचीत कर रहे हैं तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी इस तरीके से, एंड हेयर यू आर विद सम वाई एक्सिस, और ये आपकी कुछ जेड एक्सिस टाइप की हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो मैं जस्ट इसके नीचे पे यहाँ पे मैं प्लॉट करने की सोच रहा हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको रफली यहाँ दिखाने के लिए मैंने आपको एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी, ओरिजिन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ऐसा है नहीं। ये सिचुएशन अगर मैं 2D में बताऊं तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगी क्या है। 2D में सिर्फ सिचुएशन इस तरह की है कि अगर मैं इसी सिचुएशन को जो क्वेश्चन में दी है 2D में बताऊं तो ये कहना चाहता है कि एक स्केल ये है 1 2 3 टाइप का, ऐसे ही 1 2 और 3 टाइप का, ये एक स्केल है। और इसी में एक और स्केल काम कर रहा है, एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम कर रहा है, जिसके लिए यहां से यहां तक का वो इसको 1 कहता है, उसके बाद वो इसको 2 कहेगा। आप मेरी बात समझ तो नहीं पा रहे कहीं? यानी ये अगर इतने इतने को 1 यूनिट मानता है येलो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो दूसरा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 1 यूनिट मानता है दो यूनिट्स को। पहले वाले की 2 यूनिट्स को 1 यूनिट मानता है वो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं इस बार इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि इस बार ओरिजिन दोनों का सेम टू सेम है। दोनों ओरिजिनेट सही से कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं
आपको ऐसे समझाऊं कि आप ऐसे समझो कि ये टाइम है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि अगले 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस चल जाता है, 2 मीटर चलता है, तो दूसरा वाला उसी 1 सेकंड में 4 चलता है। समझ रहे हो आप? ये है फर्क। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैंने जो बताया एज ए हिंट लो, ये जो बात मैंने बताई है आपको। तो ये इस बारी में ये है कि ओरिजिन फिक्स है, उससे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखा है नहीं। अब इस बार अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3D में क्या हो रहा है, तो 3D में सेम टू सेम है, एक ही जैसा ओरिजिन है दोनों का, लेकिन बाकी चीजें अलग होंगी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ना समझाने के पर्पज से आपके लिए अलग से बना दे रहा हूं उसे। देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं समझाने में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसको अलग से बना दिया आपके लिए। लेकिन मैं इस बार इसे x डैश y डैश z डैश कहना ज्यादा पसंद करूंगा। ये अगर o है तो मैं इसे o डैश नहीं कहूंगा, इस बार o ही कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत होश में हूं। मुझे पता है कि ये o का मतलब ओरिजिन है और दोनों के सेम है ओरिजिन। मैं आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऊपर ही है, वो मैंने दिखा नीचे रखा आपको, ताकि कॉम्प्लिकेट ना करे चीजें। अब क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला कि एक प्लेन है जो कि इस रेक्टेंगुलर एक्सिस को कट करता है। जैसे कि आप ऐसे समझे कि जैसे ये एक प्लेन, ओहो कितना अजीबोगरीब प्लेन है। देखो ये एक प्लेन है इस तरह का, कोई एक रैंडम सा प्लेन मैंने बनाया, ये इस तरीके का रैंडम सा प्लेन है। ये प्लेन इनको कहीं पर कट करेगा एक्स वाई जेड में, क्योंकि कोई भी प्लेन हो दुनिया का वो हमेशा अपने एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट बनाता ही बनाता है। क्योंकि जैसे लाइन को कहीं से भी कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसे ही प्लेन भी कहीं से कहीं तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्स वाई और जेड को पक्का कट कर रहा होगा। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तो एबीसी पर, लेकिन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ए डैश बी डैश सी डैश पर करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर पहले वाले उसके लिए मैं बात करूं ऊपर वाले में, तो मुझे लगभग दिख रहा है कि ये कहीं पॉइंट ए टाइप का मैं कह सकता हूं, ये पॉइंट सी टाइप का मैं कह सकता हूं, ये पॉइंट बी टाइप का। आप मेरी बात थोड़ा समझ रहे होंगे, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं अगर थोड़ा सा, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। अगर मैं करूं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ करने में। ये पहले वाले के पॉइंट, क्योंकि उन्होंने कहा था ए बी सी पर, तो उसका मतलब यही होता है, इससे दूसरा कुछ मतलब नहीं होता उसका, 0 बी 0 पर, यही तो मतलब हुआ इसका। अब दूसरे वाले के लिए उन्होंने कहा कि वो ए डैश बी डैश सी डैश पर कट करता है, तो उसको भी मैं समझाने के लिए बोल देता हूं कि ये पॉइंट बी डैश है, ये पॉइंट ए डैश है, और यहां कहीं पे मैं बोल देता हूं कि ये पॉइंट सी डैश है। रुक जाओ 0 0 सी डैश, ए डैश 0 0 0 बी डैश 0। अब देखो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, आप बोल लोगे ये तो समझ में आ गया कि कहीं कट कर रहा है, ये तो समझ में आ गया कहीं कट कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है। आपने प्लीज समझें कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम ऐसा बना रखा है। डायग्राम ऐसा है नहीं, एक्चुअली जो है वो आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, जो एक्चुअली है वो आप इधर देख लो, क्योंकि सारा खेल दिखने का है, सीखने का कुछ नहीं है, सब दिखना चाहिए। देखो इधर एक ऐसे कर रहा है, एक कहीं ऐसे कर रहा है, बस यही है। क्योंकि ना अगर प्लेन पहले वाले को किसी कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा होगा, तो दूसरे वाले को भी वहीं पे थोड़ा करेगा, मतलब नाम कुछ और होगा उसका। आप मेरी बातचीत समझ पा रहे हैं? भले ही करे एक ही जगह पे, लेकिन नाम कुछ और होगा ना। जैसे जब हम 2D में बात कर रहे थे, इधर देखो, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बना रहा हूं। देखो इधर मैंने आपको बताया ना, ये 2D में इस तरह का कि ये एक्स डैश वाई डैश है। अब ये लोकेशन सेम टू सेम है, लेकिन इनके नाम तो दोनों के लिए अलग अलग होंगे ना, क्योंकि जब आप ऊपर वाले के लिए बात करोगे, इस वाले रेफरेंस के लिए ओ डैश के लिए बात करोगे, तो इसके लिए कुछ और इसका कोऑर्डिनेट वगैरह होगा। लेकिन जब आप इसके रेफरेंस में बात करोगे, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट कुछ और टाइप का होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जगह एक ही है भले, लेकिन उसके नाम क्या है, दोनों अलग अलग है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस ये डायग्राम तो खाली बहाना है, मेन बात हम समझ गए। डायग्राम तो सिर्फ एक बहाना है जो हमने बना रखा अभी यहाँ पर। डायग्राम से कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो हमें पहले ही आ गया। तो अगर मैं आपको कहूं कि पहले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि जिसे मैं एक्स वाई जेड टाइप की जिसके मैंने एक्सेस ली है, तो उसमें सिंपल समझ में आ रहा है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी होगी, क्योंकि वो 3 जगह पर कट कर रहा है और जहां पे इंटरसेप्ट्स बना रहा है वो यही है। अगर कोई बोले कि ऐसे करके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो फ्रेम है उसमें क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स डैश अपॉन ए डैश प्लस वाई डैश अपॉन बी डैश प्लस जेड डैश अपॉन सी डैश। अगर आपने उसे एक्स वाई जेड ही कहा, तब तो आपने अनर्थ कर दिया, तब तो आप समझे ही नहीं इसका मतलब कि हम नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि इस एक्स डैश का मतलब कुछ होगा, x प्लस माइनस समथिंग करके कुछ होगा a, तब जाके, यानी कि जो ऊपर वाले का x एक्सेस है उस पर कुछ जोड़ घटा के अपना नया एक्सेस आती होगी, ये कुछ होगा, वो हम नहीं जा रहे उस पर क्या होगा। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि x डैश वाई डैश जेड डैश बोलना बहुत जरूरी होगा। क्या आप मेरी बात समझ में? बस ठीक है।
अब इस पूरी कहानी में एक बात कॉमन है जो हमें पूरा क्वेश्चन करा देगी अगली एक लाइन में, अगला एक लाइन और आंसर आ जाएगा अगर आप एक छोटी सी लाइन समझ गए तो। देखो ये क्यों कह रहा होगा कि सेम ओरिजिन है ये वो, सो आप प्लीज़, ये इमेजिनेशन का खेल है बस, और बहुत तगड़ा, ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं है, हल्का सा है। आप खुद समझो कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस है, वो प्लेन जो बोल रहे हैं वो प्लेन ये है, और इसी रेक्टेंगुलर एक्सिस में जो आपको एक्स वाई जेड दिख रही है, इसी में दूसरी एक्सिस भी इसी के अंदर इंक्लूड है क्योंकि इसका ओरिजिन सेम है। यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अगर मैं यही कहूं तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस उसके स्केल का फर्क है। पहला वाला सेंटीमीटर में नाप रहा है, दूसरा वाला मीटर में नाप रहा है, ऐसा समझ लो, बस इतना ही फर्क है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर मैं ओरिजिन से अगर मैं इस प्लेन पर कुछ एक परपेंडिकुलर टाइप का ड्रॉप करता हूं, तो आप मुझे बताएं कि जो डिस्टेंस होगा दोनों के लिए वो सेम टू सेम होगा या अलग अलग होगा? ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला क्या, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि आप पोजीशन वहीं के वहीं पर रह रहे हो, आप बस उसके नाम बदल रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि अगर मैं पहले प्लेन का, अगर मैं इस प्लेन 1 का, ये प्लेन 1 का अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं और प्लेन 2 का मैं अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं, क्या आप नहीं मानते कि वो दोनों सेम होने चाहिए? आप सोचें प्लीज, क्योंकि ओरिजिन, अभी हमारा ओरिजिन दोनों का सेम है इसीलिए ऐसा हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप समझे इस बात को? मैं एक बार करता हूं यहां पर मैथमेटिकली नेक्स्ट पेज में, फिर आपको, अरे नेक्स्ट पेज हो गया खत्म, चलो ठीक है, यहां पर एक बार लिखता हूं। यानी कि अगर मैं देखूं कि ओरिजिन का पहले प्लेन से जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकलता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है। तो हम, अगर मैं इस थोड़ी देर के लिए कुछ d टाइप का कह लेता हूं, तो मेरा d इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, x अपॉन ए, यानी कि x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे 0, कुल मिला के माइनस का 1 या प्लस का 1 ही कहो उसे, क्योंकि मॉड लेके उतना ही हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये मैं नहीं बोलूंगा कैसे आया, ये बहुत सिंपल है, हमने डिराइव वगैरह सब करा हुआ है। अगर इसी तरीके से इसी ओरिजिन का, जो ये ओरिजिन था, इस बारी में इसका डिस्टेंस किसके साथ देख रहे हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू 1। फिर से इसका डिस्टेंस अगर कुछ भी हो, लेकिन वो होना डी ही चाहिए, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, क्योंकि ओरिजिन से ही हम एक ही प्लेन पे बात कर रहे हैं, प्लेन अलग अलग नहीं है, एक ही प्लेन है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही बात आपको? कोई किसी फल को मैंगो कह रहा है, एक बंदा उसी को आम कह दे रहा है, फर्क नहीं है, दोनों है मैंगो ही, है ना। एक बार एक शेक्सपियर की एक उसमें उन्होंने कह भी रखा कि अगर गुलाब को हम गुलाब ना कहें तो वो अपना खुशबू छोड़ नहीं देगा, बस वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले में डिस्टेंस हमारा निकल गया तो दूसरे वाले में भी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 अपॉन इस बारी में ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के प्लेस पे 0 0 0 आएगा। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। डाउट होगा कहीं पे प्लीज पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा बताऊं आपको। 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर, दोनों का रूट वगैरह कट जाएगा, आपके पास रिजल्ट यही आएगा, ये जो ऊपर आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है कुछ? बस इतनी सी बात है, कोई खास नहीं है। वो इतना ही चाहते हैं कि आप समझ जाओ कि यार वो प्लेन जो है वो ओरिजिन से सेम ही डिस्टेंस पर है, बस दोनों के फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे, दोनों के दोनों बोलेंगे अलग अलग। वो बोलेगा मेरी डिस्टेंस इतनी आ रही है, वो बोलेगा मेरी डिस्टेंस इतनी आ रही है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मेरे से डिस्टेंस ही आ रही, मेरे से डिस्टेंस ही आ रही, लेकिन दोनों हैं इक्वली डिस्टेंस, इसीलिए इक्वल कर दिया। समझ पा रहे हो यार? मुझे नहीं लग रहा आप समझ पा रहे। देखो इधर एक बार, क्योंकि इतनी बात बोल दी है, 1 मिनट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कमेंट में पूछोगे उसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो थोड़ा समझना, जब दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, तो फिर बातें बदल जाती हैं। फिर ये वाला पॉइंट जो है ये इससे कुछ डिस्टेंस पर होता और उससे कुछ डिस्टेंस पर होता, सीधा नहीं बना पाऊंगा मैं, चिपक चुपक जाएगा, इसलिए टेढ़े में दिखा रहा हूं। तो ये D1 होता, ये D2 टाइप का कुछ होता, तब वो डिस्टेंस दोनों अलग अलग होते। लेकिन जब हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस का मेजरमेंट एक ही जगह से कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा दोनों को। लेकिन देख तो हम एक ही रेफरेंस से रहे ना दोनों को, तब फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके नाम का फर्क पड़ेगा, उनकी पोजीशन का फर्क पड़ेगा, बोलने में फर्क पड़ेगा, बस बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप अभी समझे होंगे थोड़ा बहुत। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे प्लीज टेक योर टाइम। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वही है ना ये जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ ये वही है। आपको याद होगा, इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आप इस क्वेश्चन को करो, आपको याद आने लग जाएगा धीरे धीरे।
कि इस पे बेस्ड हमने एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया था। ये उसका बेसिक, उसका वो बेसिक था, ये उसका ठीक वर्जन है। वो 10 मार्क्स में आएगा तो ये 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब प्लीज़ देखना एक बार, क्वेश्चन इतना ईजी है, मैं क्या बताऊँ, जिसने पिछला क्वेश्चन देखा उसे मजा ही आ जाएगा यार। वो तो मैं मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो वैसे ही कर देंगे जिन्होंने पिछला क्वेश्चन किया। इधर देखो, अ पॉइंट P मूव्स ऑन द प्लेन। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ जिसमें मैंने क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं एम्फेसाइज करूंगा उस चीज को जितना मैंने लास्ट टाइम किया था। अ पॉइंट P मूव्स ऑन द प्लेन दिस व्हिच इज फिक्स्ड एंड द प्लेन थ्रू P perpendicular to OP meets the axis in ABC. If the plane through ABC parallel to the coordinate planes meet in a point Q, show that the locus of Q. एक एक करके तोड़ के समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, a point P moves on the plane this, यानी कि एक पॉइंट जो है जिसका नाम है P, कुछ P पॉइंट को कुछ मान लो, लेट से मैं अल्फा बीटा गामा टाइप का कुछ मान लेता हूँ। ये P पॉइंट के बारे में खास बात बोली गई है कि ये पॉइंट P जो है इट मूव्स ऑन अ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 नाम का एक जो प्लेन है उस पर मूव करता है। आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि ये प्लेन है, कुछ एक्स वाई जेड पे इसने वो बनाए होंगे, ये कोऑर्डिनेट कुछ a00 टाइप का रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट कुछ 0b0 रहा होगा और वो कोऑर्डिनेट कुछ 00c टाइप का रहा होगा। बस इतनी ही तो बात है, ये एक्स है वाई है जेड, बस यही रहा होगा। ये पॉइंट P इसमें मूव कर रहा है। सो बेसिकली पॉइंट P इज अ वेरिएबल पॉइंट, है फिक्स नहीं है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या बोल रहा है, विच इज एंड द प्लेन P एंड विच इज फिक्स्ड एंड द प्लेन थ्रो P, यानी इस पॉइंट P से जाने वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू OP। अच्छा जी, बड़े खतरनाक बात है। यानी कि एक ऐसा प्लेन जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है, नए प्लेन की बातचीत हो रही है लेकिन पॉइंट का नाम P ही है, उस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से अगर मैं कनेक्ट करूं इस पॉइंट P को तो उसके परपेंडिकुलर है, यानी OP के परपेंडिकुलर है। यानी कि इस तरह के प्लेन की बातचीत कर रहे हैं ये, जिसके लिए ये चीज परपेंडिकुलर है, ये चीज इसके लिए परपेंडिकुलर है। यानी कि सीधी सी बात हो गई कि ओरिजिन हमें पता होता है ये होता है, तो हमें OP का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा, और ये OP इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल वेक्टर फॉर दिस प्लेन। तो इस प्लेन के लिए OP क्या कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हमें नॉर्मल मिल गया, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो मिल गया, तो वी आर बेसिकली वी आर अवेयर अबाउट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। ये इक्वेशन निकल जाएगी इस प्लेन की, दिख रहा है, निकाल देंगे। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। अ पॉइंट P मूव्स ऑन द प्लेन दिस, यानी कि पहली कंडीशन में सिर्फ काम की बात मुझे जो नजर आ रही है वो यही है कि पॉइंट P इस प्लेन में मूव करता है। इसका मतलब पॉइंट P विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि अल्फा बाई A प्लस बीटा बाई B प्लस गामा बाई C इक्वल टू 1। मुझे इससे और काम की चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने बात मोड़ दी है दूसरे प्लेन पे। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, विच इज फिक्स्ड, ये बात इन्होंने कर दी। अ पॉइंट P मूव्स ऑन द प्लेन दिस विच इज फिक्स्ड, यानी प्लेन फिक्स है, एंड द प्लेन थ्रू P। अब नई बात शुरू हो गई, अब दूसरी बात इन्होंने इस प्लेन के लिए शुरू कर दी। पहली वाली कहानी से सिर्फ ये निकल के आया और कुछ खास नहीं, ठीक है। और आप देखोगे लोकस की बात हो रही है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था लोकस की बात होती थी, कंडीशन वगैरह रखने की चीज आती है। मुझे फिर से लग रहा है कि वो कंडीशन यहीं पे पड़ेगी और कहीं पे नहीं, क्योंकि लोकस की जब भी बात आती है ना, आप देखोगे लास्ट में कैलकुलेशन वगैरह करके एक जगह डालना होता है, रिप्लेस टाइप का करना होता है। आप मेरी बात तब समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन वगैरह 2-3 बार करोगे इस तरह के। बाकी अभी इधर देखो आगे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि एंड द प्लेन थ्रो P परपेंडिकुलर टू OP मीट्स द एक्सिस इन ABC। ये जो OP नाम की जो लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो प्लेन अल्फा बीटा गामा वाले पॉइंट से पास करता है। इसके बात कर रहा है किसके बारे में, मीट्स द एक्सिस इन ABC, यानी कि ये चीज ABC पे मीट करता है। अब जरा समझना, ये प्लेन है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पे XYZ इसके वो बन रहे होंगे इंटरसेप्ट्स, उन्हीं की बात कर रहा है। उनको इसने एक स्पेशल नाम दे दिया ABC, यानी कि इसने इनको एक नामकरण कर दिया। ये पॉइंट उस हिसाब से A हो गया, ये पॉइंट उस हिसाब से B हो गया, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं उस हिसाब से C हो गया। इस वाले की हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है जो इधर दिख रहा है, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं ताकि आप सिर्फ एक जगह फोकस कर सको। आप मेरी बात समझो, क्योंकि उससे एक्सट्रैक्ट करना था जो वो कर दिया नीचे बॉक्स वैल्यू, इसे नहीं मिटा सकता मैं। अभी तक की कहानी मुझे समझ में आई, ठीक है। ABC, इफ द प्लेन थ्रो ABC, अब अगला क्वेश्चन लास्ट टाइम पे शिफ्ट हो गया। इफ द प्लेन थ्रो ABC, यानी A से B से C से प्लेन जो जाता है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन मीट्स इन पॉइंट Q, शो दैट द लोकस ऑफ Q। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको स्टोरी एक बारी में फिगर से समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रहे, ठीक है। इधर देखो, ये सिर्फ मात्र इतना कहना चाह रहे, देखो इधर ना, एक मिनट मैं कलर बदल लो। ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्लेन है, इस प्लेन की खास बात क्या है कि ये प्लेन किसी पॉइंट P से पास करता है। P के कोऑर्डिनेट हमने थोड़ी देर के लिए माने हुए अपनी तरह से। ये प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर इनडायरेक्टली दे दिया, क्या नाम है उस नॉर्मल का, OP। OP का डायरेक्शन रेशियो पता है जो कि अल्फा बीटा गामा ही है, इसलिए बहुत आसान होगा इस प्लेन की इक्वेशन को निकालना। क्या मैं फटाफट से निकाल भी दूं साथ साथ? क्या आप समझ पा रहे हो कि A टाइम्स x माइनस x1 प्लस B टाइम्स y माइनस y1
प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा। क्या आप समझ पा रहे हो? मैं यही कर रहा हूं। बिल्कुल आप समझ पा रहे हो, आपको समझना ही होगा अब तो, क्योंकि ये चीज हमने 10 बार पढ़ ली माय डियर। जेड माइनस सी है ना, जेड माइनस जेड वन होगा तो जेड वन के प्लेस पे कौन है? गामा। ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर टाइप का रहा है। यहां तक हम पहुंच गए। अब सुनो इनकी कहानी क्या कह रही है, कर करके देखा करो, आगे कहानी अपने आप खुलती रहती है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये नया प्लेन बना हुआ ये ए बी सी पॉइंट पर कट करता है। हाँ जी करता ही होगा, क्योंकि कोई भी प्लेन करता है। तो क्या मैं तुरंत इसे थोड़ी देर के लिए कुछ पी टाइप का नाम दे दूं ना, इस पूरी चीज को, तो क्या मैं इस पी को जब इसके नीचे लाऊंगा दैट विल लुक लाइक दिस, पी बाय अल्फा। आप मेरी बात पता नहीं समझ पा रहे नहीं पा रहे। वाई पी अपॉन बीटा और प्लस जेड पी अपॉन गामा, इस तरह से। पी मैंने ऐसी थोड़ी देर के लिए कह रहेगा तो लंबा कौन लिखे, इसलिए। क्या आपको नहीं लगता मैंने इसे बना दिया? और इसको देख के कितनों को समझ में आ रहा कि मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल गई जो वो बोल रहे थे? कितनों को पता नहीं आप में से समझ आया नहीं आया? प्लीज आया तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना एक बार इस बात को कि पी बाय अल्फा कॉमा 0 ये होगा। क्या आपको समझ में आया कि इसका नाम 0 कॉमा पी बाय बीटा यस कॉमा 0 होगा? क्या आप समझ पा रहे हो कि इसका नाम 0 कॉमा पी बाय गामा होगा? पता नहीं आप समझ पा रहे नहीं पा रहे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन एग्जैक्टली लास्ट टाइम का हो गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है अगर आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा। अब बताऊं क्या बोल रहे? अब बोल ले इतना हो गया, बोल ले इंटरसेप्ट्स पे करता है एबीसी पे। मैंने कहा आप क्या एबीसी बोल रहे, हमें पता है वो है कौन एबीसी। ठीक है अब आगे बढ़ ले। इफ द प्लेन थ्रू एबीसी, यानी ए से बी से सी से अलग अलग प्लेन जो जाते हैं उनकी खास बात क्या, ए बी सी से तो कितने सारे प्लेन जा सकते हैं। मैं पूछूं कि पॉइंट ए से कितने प्लेन जाएंगे, अरे कितने सारे जा सकते हैं, बहुत सारे जा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन फिक्स कर दे तो फिर बहुत सारे नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप कहते हो कि किसी पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं, बहुत सारे जा सकते हैं, लेकिन आप बोलते हो कि नॉर्मल ये होना चाहिए, कितने जा सकते हैं? अब एक ही जाएगा उस पॉइंट से भी और नॉर्मल के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब उसी तरह से डायरेक्शन नॉर्मल देके फिक्स नहीं करिए, एक छोटी सी बात इन्होंने कर दी कि दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, कर दिया ना फिक्स डायरेक्शन को। अब कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल, यानी ए पॉइंट से बहुत सारे तरह तरह के भांति भांति के, आप अगर देखो कि यहां पर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये प्लेन भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, अजीबोगरीब पता नहीं कितने प्लेन हो सकते हैं। लेकिन व्हेन आई एम सेइंग कि दिस मस्ट बी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, इनमें से किसी भी एक के पैरेलल होना चाहिए, वो होगा एक टाइम पे एक ही के पैरेलल, तो फिर वो एक ही हो सकता है प्लेन, वो यूनिक हो गया। ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्यों इतना आपसे दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ। शायद क्या पता मैं सोच रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। देखो ये x है, ये y है, ये z है, वही जो पीछे चीज हुई है उसको मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो जो ए बी सी है ना, यहाँ पे कहीं पे a है, यहाँ पे कहीं पे b है। लास्ट टाइम मैंने बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन इस पे किया है, डायग्राम वगैरह बना के। अभी मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्रो टाइप हो गए हो अब, ठीक है, प्रोफेशनल हो गए हो। देखो इधर, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, मेरे बिना बोले आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो प्लेन जिसकी बातचीत चल रही है, जो ए से जा रहा है और पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन के, कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि इस बारी में YZ प्लेन, यानी कि x इज इक्वल टू 0 प्लेन के, वो प्लेन कोई और नहीं ये वाला है। इसका नाम क्या होगा? x इज इक्वल टू अल्फा टाइप कहा था हमने लास्ट टाइम, लेकिन इस बार अल्फा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार इस ए पॉइंट का नाम हमें पता है p बाय अल्फा है। अरे वाह यार क्या खतरनाक हूं मैं, p बाय अल्फा। ये इस बार ये है वो एक प्लेन, उससे मतलब नहीं है YZ वाले से अपना कोई, हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो पॉइंट ए से पास कर रहा हो और कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो। ये हेल्प के लिए बनाया था कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके पैरेलल हो। ठीक है समझ में आ गया। अच्छा अब कोई बी और सी से भी तो कोई जा रहा होगा, जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहे हैं। देखते हैं जरा, इस पॉइंट सी से कोई पैरेलल, देखो आपको साफ साफ दिखना चाहिए। फिर से रेफरेंस के लिए नीचे वाला बना रहा हूं, जरूरत नहीं है एक्स वाई की, बस रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा जो ये प्लेन इस बार आपको नजर आ रहा है, ये प्लेन बोल रहा है मैं पॉइंट सी से जा रहा हूं एक कंडीशन, और दूसरा मैं कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हूं दूसरी कंडीशन, दोनों फुलफिल कर दी। हमने कहा कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो? बोल रहा भैया एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई प्लेन के मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लेन के, तो इसके ठीक सामने इसका नाम क्या होगा? z इज इक्वल टू ये जो सी कोऑर्डिनेट है, ऊपर गया ना, लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, वो कितना है इस बार? p बाई गामा, क्योंकि ये पॉइंट p बाई गामा है। तो z इज इक्वल टू 0, अगर एक डिस्टेंस जाता तो z इज इक्वल टू 1 नाम होता, दो डिस्टेंस जाता z इज इक्वल टू 2 नाम होता, p बाई गामा डिस्टेंस गया तो भैया लो p बाई गामा नाम है आपका। समझ में आ रहा है? दो प्लेन बन गए। अब एक तीसरा प्लेन क्या होगा? ऑब्वियसली वो इस पॉइंट से जाना चाहिए, बी पॉइंट से, लेकिन दैट मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट? इस बारी में कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा बचा लास्ट? ZX प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो वो ZX प्लेन के अगर पैरेलल होना चाहिए देन दैट विल लुक लाइक व्हाट? लुक लाइक दिस, समथिंग लुक लाइक दिस, ये ऐसा कुछ। ये नीचे वाले की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, इसको हटा दो बेचारे को। धन्यवाद आपका, आपने हमारी मदद करी। z इज इक्वल टू 0 भी हटा दो, वो तो हमें बस उसका वो चाहिए था।
आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये ना, ये देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है, z और x से मिलकर बना हुआ, zx प्लेन के पैरेलल है इस बार ये, तो zx का नाम होता है y इक्वल टू 0, तो इसका नाम क्या होगा, ये y कितना हो गया, p बाई बीटा, बस y इक्वल टू p बाई बीटा नाम है इसका। ये मैं कुछ भी हवा में नहीं लिख रहा, ना ही कोई रट्टे वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी हुई मैंने, ये उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी जिसने लास्ट टाइम देखा नहीं, क्योंकि मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ उस इंटेंशन से, मैं उस इंटेंशन से समझा रहा हूँ जितने में जिसने लास्ट टाइम देखा उसे समझ, हो गया काम खत्म। ये 3 प्लेन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पढ़ोगे एक बार, आ जाओ पढ़ लो। क्वेश्चन बोल रहा था कि इफ द प्लेन थ्रो ABC पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, देखिए वो 3 प्लेन कौन कौन से हैं जो ABC से पास कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल दिख रहे हैं ना, मैं पीछे दिख रही है ना, सामने इमेज दिख रही है। इफ ऑल दोस प्लेन मीट्स इन अ पॉइंट Q, इफ ऑल दोस प्लेन मीट इन अ पॉइंट Q, अगर वो तीनों प्लेन कहीं आके मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम अगर Q है तो Q का लोकस बताओ। हाँ, ये तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई भी प्लेन कहाँ पे मिलते हैं, कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भैया ये हमारे पास अगर एक प्लेन है इस तरीके का, ये हमारे पास एक कमरा है हमारा जो हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ये कहाँ पे मिल रहा है, इसको देखो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन कहाँ पे मिलते हैं, तो वो ओरिजिन पे मिलते हैं, आप अपनी आंखों से देखो, मैंने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक्स वाई प्लेन के लिए, इस वाले प्लेन के लिए, ये कौन सा एक्स वाई प्लेन, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं वाई जेड प्लेन के लिए यानी कि इस प्लेन के लिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जेड एक्स प्लेन के लिए, जेड एक्स यानी कि ये वाले प्लेन के लिए, तो ये कहां पे मिलेंगे, सिर्फ ओरिजिन में मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी बात एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पे नहीं चल रही, अभी तो बात इन 3 प्लेन पे चल रही है, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस एंड जेड इज इक्वल टू दिस पे। अगर आप इन्हें एक्सटेंड वगैरह करोगे, क्या आपको नहीं लगता कि जो फिगर आपको मिलने वाला है इस बारी में वो कुछ इस तरीके का, देखना बनेगा इस बार भी क्यूबॉइड टाइप की चीज, लेकिन देखना जरा, देखो बना तो अभी भी यही, जब मैं ज्वाइन करूंगा उनको, समझेंगे, ठीक है समझेंगे, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ ये, लेकिन फिर भी चलो एक बार क्या याद करोगे आप भी। अभी जो वो 3 प्लेन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं 3 प्लेन यहाँ कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले एक ये है, एक प्लेन ये है इन सब में, ये मुझे नाम बताओ इसका क्या होगा, इस प्लेन का नाम बताओ मुझे क्या है। इस प्लेन का नाम कुछ और नहीं बल्कि इस प्लेन का नाम है आपका y इज इक्वल टू पी बाई बीटा, जो सामने वाली दीवार के पैरेलल है, जो बाहर की तरफ हमारी तरफ मुँह करके खड़ा हो रखा, ये एक तो प्लेन ये हमारे काम का, ये कोई और नहीं, ये वाला प्लेन है। ये जो छत दिख रही ना आपको, ये जो छत दिख रही है आपको, ये कोई और नहीं, छत ये है, ये छत है, मतलब छत मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो वाला प्लेन है, इसका नाम मैंने z इक्वल टू पी बाई गामा दिया था। अब मुझे बताओ तीसरा जिसकी जरूरत थी वो कौन सा था, ये 3 ही फेस की जरूरत है, जो एग्जैक्टली 3 फेज हमें दिखाई दे रहे हैं उसी की जरूरत है, नीचे वाले फर्श की कोई जरूरत नहीं पड़ी, एक्स वाई प्लेन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इनकी जरूरत है बस, ये साइड वाले की, क्योंकि इस साइड वाले का नाम क्या है, x इज इक्वल टू पी बाई कम। मुझे प्लीज़ बताओ ऑब्जर्वेशन से कहाँ पे तीनों मीट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ये, मुझे तो यार ये पॉइंट के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं आपका भैया अपना स्टाइल हो सकता है, मुझे तो इसके अलावा कोई नज़र है, इतने सारे पॉइंट है मुझे एक ही नज़र आ रहा, ये पॉइंट को ही इन लोगों ने क्यों नाम दिया है। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान लूँ, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भैया लोकस निकालना, तो एक्स वाई जेड मान लो, उसमें क्या है, गेम 25 हो चुका है, हो चुका है। क्या एक्स वाई जेड नहीं बता सकते? अरे क्यों नहीं बता सकते भाई, ये क्यू जो पॉइंट है ये तीनों प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो अगर मैं कहूँ कि क्यू, ये जो एक्स इज इक्वल टू इस प्लेन में कितना होना चाहिए, पी बाई अल्फा, तो एक्स कितना होना चाहिए, पी बाई अल्फा होना चाहिए। वो बोलता है कि वाई, मेरे उसमें तो सबके सब पी बाई बीटा रहते हैं, जितने वाई होंगे सब पी बाई बीटा होंगे। अब क्योंकि ये प्लेन इस पर लाई कर रहा है तो वाई बदल नहीं सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बोलेगा मैं तो जब भी आता हूँ वाई पी बाई बीटा लेके आता हूँ। तीसरा बोलेगा मैं जब भी आता हूं z हमेशा p बाई गामा रहता है। अगर हम तीनों को एक साथ रखना है आपको, तो वो तभी होगा जब हम तीनों के तीनों को आप खुश रखोगे, यानी कि ये बोलेगा मुझे x हमेशा इतना चाहिए, बोलेगा मुझे y हमेशा इतना चाहिए, बोलेगा मुझे z हमेशा इतना चाहिए, तो फिर एक ही काम हो सकता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये नहीं चाहिए, खत्म यार गेम। x इज इक्वल, तो आप समझ तो गए, अब मैं क्या बताऊँ यार, आप भी ना अच्छा खेल लेते हो, लेकिन अभी इसमें एक थोड़ा सा कैच है, p बाई गामा, बस हो गया, लास्ट टाइम की तरह काम हो गया। करना क्या, ये एक्स वाई जेड के बीच में एक रिश्ता निकालना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हमें इस एक्स वाई जेड को कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ करना है कि आपस में एक तरह से इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन आ जाए। और आप पीछे आओगे तो मैंने जैसा कि आपको कहा था लोकस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन हमेशा दी रहती है, वो ये है आपको अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर दो, क्यों, क्योंकि दिए भी नहीं थे और एक्स वाई जेड अपने को चाहिए, तो क्या आप यहां से नहीं समझ सकते कि अल्फा बीटा गामा की जस्ट वैल्यू कितनी हो गई है, इट इज जस्ट इक्वल टू पी बाई एक्स पी बाई वाई पी बाई जेड। बोलो नहीं आया समझ में, बोल दो, देखी जाएगी आज तो,
बोल दो नहीं आया समझ में। एक्स वाई जेड की वैल्यू पी बाई एक्स, पी बाई वाई, पी बाई जेड, बस इनको उठा के आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ डालना है। अगर मैं इनको उठा के एक बार ना मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू 1, ये थी हमारी वो इक्वेशन। चाहे तो आप इसे फर्स्ट या जो भी कह दो, इस पर मत जाना, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, मैंने कुछ भी दिया हो सकता है, ये 1 दे दो, नहीं दिया था तो। इस पे मुझे जस्ट इनको प्लेस करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो गई, पी बाई एक्स, ये अल्फा की वैल्यू है, पी बाई वाई ये इसकी वैल्यू है बीटा की, पी बाई जेड ये वैल्यू है गामा की। इन तीनों को मैंने प्लेस कर दिया। ये एक्स वाई जेड कौन है, ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है, तो हमने मिक्स कर दिया ना, पॉइंट क्यू को ले आए ना उठा के कहीं ना कहीं से, लोकस बनेगा। अब जो भी करोगे सॉल्व वो यही आएगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी वाई प्लस 1 अपॉन सी जेड इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन पी। ये आपका आंसर है। लेकिन सवाल ये कि पी कौन है भाई, ये पी मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रास्ते में सपोज किया था, अगर आपको याद होगा। मैंने इसको कहा था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये फंसा देगा हमें अब, क्योंकि ये पी हमने सपोज किया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर को, लेकिन अल्फा बीटा गामा को तो फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो हम जानते भी नहीं यार। और अल्फा बीटा गामा को तो बड़ी मुश्किल से भी रिप्लेस किया हमने, वो ये डाल के अल्फा के प्लेस पे पी बाई एक्स टाइप का, तो डालने लग जाओ, फिर शुरू हो जाओ। चलो पी बाई एक्स डालोगे तो पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा अच्छा है काम है, यहाँ पर देख लो जरा क्या होगा, पी बाई वाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1, चाहो वहाँ से पी कट गया, वो पी को उठा के यहाँ ले आओ। एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन किया मैंने यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा लेके कर लो अपने हिसाब से। मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया, पी स्क्वायर थे, एक 2 पी में से एक पी कट गया, एक बचा उसे यहाँ नीचे ले लिया। क्या आप नहीं समझ पा रहे कि इस चीज़ को मैं अब टोटली कह सकता हूँ क्या? देखो जरा सामने क्या लिखा हुआ, ये एक अच्छा सा, ये लास्ट पॉइंट इसमें बड़ा टर्निंग है, ये पॉइंट भी इसमें टर्निंग पॉइंट है। जाते जाते भी इस क्वेश्चन ने आपको फंसाने की पूरी कोशिश की है, जाते जाते भी इस क्वेश्चन ने आपको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये हो गया और यही प्रूफ करना था। जब मैं छोटा था ना, तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था लोकस में मैं फंसा देता था कैसे भी करके चीज़ों को, आ ही जाता था आंसर, लेकिन फील नहीं आता था। अब आता है, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई ये एक्स वाई जेड कौन है, ये एक्स वाई जेड पीछे जाके देखो आपने सपोज किसे किया था, मैंने सपोज किया था इसको पॉइंट क्यू को, तो ये पॉइंट क्यू का लोकस है फिर। जबरदस्त, ऐसे ही कुछ प्रूव करना था आपको, आप ही देख लीजिए, यही था शायद, यही था। मुझे लगता है अभी हमने सफिशिएंट टाइम ले लिया, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए मैं नहीं लेता हूँ, आप इसे एज अ होमवर्क करिए इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन ये है, देख लो ध्यान से, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इन 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई करने का कोशिश करें, ट्राई करने का क्या करें, कोशिश करें, या कोशिश करने का ट्राई करें। अगर आपसे हो जाता है, बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो मैं अगले सेशन में इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, होपफुली आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ना, तो मेहनत है मेरी इसके पीछे, ठीक है ना, उसके साथ कुछ जस्टिस होना चाहिए। आपने वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शेयर तो आपका मुझे भरोसा है नहीं, आप पे शेयर करोगे आप, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है ना, इससे मुझे एटलीस्ट पता चल जाएगा। कमेंट भी इसलिए कर लेना ताकि मुझे आपकी कोई क्वेरी वगैरह वो पता लग जाए, और समझ में आया तो भी कर देना। और बस, और तो इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।